स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा एक बार मैं स्लाइड दिखाता हूं, उसके बाद हम लिखने का काम करेंगे। एक बार स्लाइड से मैं सारा एक्सप्लेन करता हूं जिससे थोड़ा आपको आराम से वो चीज विजुअलाइज हो जाए। सो पहले मैं एक बार ये स्लाइड दिखाता हूं इसको, उसके बाद हम नोट करेंगे। अभी आप नोट मत कीजिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है भाई? ये एक फिनोमिना था जो बेसिकली हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि देखो नाम से ही क्लियर है। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर हम देखेंगे तो क्या हमें दिखाई दे रहा है? फोटो का मतलब हमारे पास होता है लाइट, सिंपली हम कह सकते हैं। और इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सिंपल सा फिनोमिना है कि लाइट की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अब ये कैसे जनरेट करेंगे उसको देखेंगे। तो हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ एलिमेंट हैं, कुछ मेटल्स हैं लाइक पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम वगैरह। अगर इनको लाइट के लिए एक्सपोज किया गया, इनके ऊपर लाइट गिराई गई, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, उन इलेक्ट्रॉन की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा सकते हैं। सो दिस फिनोमिना इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है एक्चुअल में, इस चीज के बारे में अब हम एक बार देखते हैं। सो यहां पर इसको देखो भाई, ये हमने एक तरफ लिया है एनोड। ये एक एनोड एक तरीके से हम कह सकते हैं डिटेक्टर है, इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए, उनको अपने पास बुलाने के लिए। और एक तरफ हमने मेटल ले लिया, मेटल की रोड ले ली, ये हमने मेटल ले लिया रेड वाला। तो इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, अगर आप देख रहे हैं तो। और इसको जो ये कलेक्टर है, इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया। तो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया तो इसको बोल दिया हमने एनोड। सो हमारे पास क्या है यहां पर, एक तरीके से देखिए, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसको बैटरी के पॉजिटिव से जो अटैच होगा उसको एनोड बोल दिया। ये एक तरीके से कलेक्टर का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा। ये हमने मेटल का सरफेस ले लिया, ये हमारे पास एक तरीके से मेटल है। ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन एक तरीके से एमिट, और ये यहां पर कलेक्ट होंगे। अब उससे करंट वगैरह आएगा, उसको चेक करने के लिए करंट कितना आएगा ये हमने यहां एमीटर लगा दिया, जिससे हमें करंट वगैरह के बारे में पता लग जाएगा, और ये बैटरी होगी। सो ये हमारे पास पूरा सेटअप है। अब बस एक चीज रह गई है, इसके ऊपर हम लाइट फॉल कराएंगे, फोटोन फॉल कराएंगे, इसके ऊपर फोटोन फॉल कराएंगे। तो जैसे ही इसके ऊपर फोटोन फॉल कराते हैं हम, इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, ये कलेक्टर या एनोड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह से जब सर्किट हम कंप्लीट कर देंगे तो हमारे पास करंट आएगा, और इस फिनोमिना को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि भाई फोटोन्स की हमने मदद ली है, फोटोन की हमने मदद ली है, उसकी मदद से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराया, सर्किट कंप्लीट कराया, और इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट कर दी। दैट फिनोमिना इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप एक तरीके से देखो यहां पर ये क्या कर रहा है। अगर हम यहां देखें तो यहां पर हमने देखो ये लाइट फॉल की इसके ऊपर, और ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, और ये इसकी तरफ जाना स्टार्ट हो गए। These electrons are known as फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये लाइट की मदद से ये इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो हम इनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये डिटेक्टर के पास या कलेक्टर के पास जाके पहुंच जाएंगे। अब यहां पर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई है, इस फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है उस चीज को देखो। यहां पर क्या ऑब्जर्व हुआ, जब ये फोटोन फॉल करा रहे थे तो हर बार जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। अगर मेटल चेंज कर देंगे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो लाइट हर एक मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल पाए। मतलब क्या है इस बात का? मतलब सिंपल सा है, अगर मैं यहां देखूं मेटल के अंदर मेरे पास एटम होगा, एटम में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन के साथ बंधे होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो अगर ये लाइट का फोटोन इसके ऊपर फॉल करा रहा है तो उसको इस अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। सिंपल सी भाषा में ऐसे याद रखो। माना इसको तोड़ने के लिए, अब ये अट्रैक्शन माना मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर लूं कि ये 10 जूल की एनर्जी से बंधा हुआ है,
माना ये 10 जूल की एनर्जी से बंधा हुआ है या 10 ईवी से बंधा हुआ है, मैंने ऐसे देख लिया। सो माना ये 10 जूल से बंधा हुआ है और फोटोन मैंने फोल करवाया, वो फोटोन यहां पर 10 जूल वाला आया, इसके ऊपर फोल कराया, तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी देगा कि भाई इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ो और निकलो। इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो जाएगा और ये फिर इसको अपने आप अपनी तरफ खींच लेगा एनोड। तो क्या हुआ, अगर आपने 10 जूल का फोटोन फोल करवाया, इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर दिया। अगर आप यहां 9.9 का फोटोन फोल कराते हो तो ये पाया गया इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं हुआ। अगर आपने 9.9 की जगह 9.8 करवाया, 8 कराया, 7 कराया, इससे कम 10 जूल से कम, 10 इसको मिनिमम चाहिए है, इससे कम अगर आपने कुछ भी डाला तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना ऑब्जर्व ही नहीं हुआ। सर ज्यादा रखें, ज्यादा से हो गया, 11 जूल रख लो, 12 रख लो, सबसे हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना ऑब्जर्व, सब जगह से हो जाएगा, बस इससे ऑब्जर्व नहीं होगा। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो भी मैं ये लाइट फोटोन फोल करा रहा हूं, इसकी एनर्जी मिनिमम जितने से ये बंधा हुआ है न्यूक्लियस से उतनी तो होनी चाहिए ताकि ये निकल के यहां से भाग जाए। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ये एनर्जी देनी पड़ी ना, दिस एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। मतलब फोटोन को ये सारी एनर्जी इसके वर्क करने में यूज में आएगी, इसके इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज में आएगी। तो सर ये 11 जूल 12 जूल है, तो इसका क्या होगा, एब्जॉर्ब इनको भी करेगा, लेकिन कंडीशन है इलेक्ट्रॉन जब एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो पूरी एनर्जी के साथ उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 12 में से 10 की जरूरत है तो 10 यूज में लिया, बाकी उसको रिजेक्ट कर दिया। नो, अगर वो उसको एब्जॉर्ब करेगा पूरा एब्जॉर्ब करेगा। जैसे इसने देखा कि 9.9 में उसका काम नहीं चल रहा है तो पूरा रिजेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि इसने 9.9 ले लिया और दूसरे से फिर 0.1 के लिए वेट किया। नो, फोटोन फोल कराया, फोटोन की अगर इतनी हिम्मत है इसको निकाल के इलेक्ट्रॉन को, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाया है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। ऐसे ये 12 जूल वाले को भी इसको पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सर क्या होगा एक्स्ट्रा, 10 जूल तो इसको तोड़ने में यूज में लेगी। माना इसने 12 जूल का फोटोन फोल कराया, 12 जूल में से 10 जूल तो एनर्जी इसको निकालने में काम में आई, बाकी 2 जूल को क्या करेगा, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। 2 जूल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लेगा और उसको एज ए काइनेटिक एनर्जी यूज में ले लेगा। मतलब बची 2 जूल को वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज में लेगा। तो मतलब सर क्या कह सकते हैं हम, अगर ये 11 जूल का फोल कराया तो 10 तो एनर्जी, 10 तो इसको निकालने के लिए वर्क फंक्शन में यूज में आई, 1 से काइनेटिक एनर्जी आएगी बिल्कुल, और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अगर कुछ एनर्जी इसने वेस्ट कर दी तो वो काइनेटिक एनर्जी के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा। वेस्ट करने का क्या मतलब है सर, अगर माना ये 12 जूल का मैंने यहां से फोल करवाया फोटोन, 10 जूल तो निकालने के लिए चाहिए ही चाहिए, माना वो 0.2 को इधर उधर वेस्ट कर गया, तो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी के साथ निकलेगा, 1.8। लेकिन हम अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं कि वो कहीं वेस्ट नहीं करता है, तो ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है। तो हम क्या कहेंगे, ये एनर्जी किसकी थी, फोटोन की, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, और उसको लिख देंगे हम एच न्यू। एच न्यू कहां से आया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ी थी। तो जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी एच न्यू थी, वो किस किस काम में आई, एक तो उसने 10 जूल तो वर्क करने में यूज में आई, जिसको हम वर्क फंक्शन कह देंगे, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। बाकी 2 जूल किस यूज में आएगी, उसको काइनेटिक एनर्जी देने के काम में आएगी। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। सो ऐसे इसकी रिलेशन बन जाएगी। आगे मैं इसको लिखवाऊंगा। वर्क फंक्शन को हम थोड़ा सा, वर्क फंक्शन इज ऑल्सो एनर्जी, तो हम इसको क्या लिख देंगे, एच न्यू नोट। डब्ल्यू नोट है तो ये एच न्यू नोट कर दिया, और ये क्या है हमारे पास, ये भी हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी को आप फर्दर कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने एच न्यू नोट कर दिया, और काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हो। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे हम काइनेटिक एनर्जी को यहां लिख देंगे। सो ये हमारे पास इसकी रिलेशन आ जाएगी। इसको मैं अभी आगे सारा लिखवाऊंगा। तो मतलब क्या है, जो भी फोटोन फोल करेगा उसको एक मिनिमम एनर्जी तो चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। जो मिनिमम एनर्जी इसको चाहिएगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए,
दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस वर्क फंक्शन को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी दैट अ फोटोन मस्ट possess सो दैट इट कैन इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट मेटल। सो उस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। तो कब इलेक्ट्रॉन निकलेगा? जब उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर है या उससे ज्यादा है। क्या 9.9 में थ्रेशोल्ड कितनी है? 10 के इक्वल। तो क्या 9.9 या उससे कम में, 10 से कम में निकलेगा? नो। तो इलेक्ट्रॉन तब इजेक्ट होगा जब उसकी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन है या थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है। उससे ज्यादा बेशक से हो इंसिडेंट की, 11, 12, 13, 14 कुछ भी चल जाएगी, बट उससे कम ना हो। यह बात याद रखिएगा। सो फॉर द फिनोमिना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू हैपन, energy of incident photon must be greater than or equal to threshold energy. This is known as threshold energy. क्या सर threshold energy वर्क फंक्शन एक ही है? बिल्कुल एक ही है, एक ही तरह आप इसको ट्रीट करोगे। तो ये न्यू क्या है सर? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ये सब इंसिडेंट फोटोन के लिए एनर्जी थी। सो न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। न्यू नोट क्या है सर? न्यू नोट विल बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सके, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब 10 जूल बनाने के लिए कुछ तो फ्रीक्वेंसी चाहिएगी ना, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिएगी, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो ये बात याद रखिएगा भाई यहां पर इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना के रिगार्डिंग। अब यहां पर ना एक दो ग्राफ भी आते हैं, उनको कैसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, वो कैसे इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब एक बार इन सबको लिखना स्टार्ट कीजिएगा। एक बार ये सारी चीजें मैं आपको पीपीटी के ऊपर दिखा देता हूं, फिर हम इसको लिखते हैं एक बार। सो ये मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हर्ट्ज ने ये फिनोमिना ऑब्जर्व किया था, ये वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये क्या बात कह रहा है? ध्यान से देख लो आप यहां पर क्या कह रहा है। ये यही कह रहा है कि फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक टू द मेटल सरफेस। और ये जब होता है ये फिनोमिना, इसमें कोई टाइम लैग नहीं है, कोई इसके अंदर टाइम लैग नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, इसके अंदर कोई भी टाइम लैग नहीं होगा। जैसे ही फोटोन फॉल करेगा इस मेटल के सरफेस के ऊपर, साथ के साथ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नो टाइम लैग। उसके बाद इसने एक बात और कही, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। मतलब क्या है सर? सिंपल एक बात सुनिए, अगर एक फोटोन फॉल हुआ यहां पर, तो वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, करंट एक इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। माना यहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है मैंने नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा फॉल कराए। माना यहां 10 फोटोन फॉल कराए, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा था, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। लेकिन अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो 10 फोटोन माना मैंने दे दिए, तो यहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है ज्यादा करंट मिलेगा। सो ये क्या बात कह रहा है? कह रहा है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। लाइट की जितनी ज्यादा ब्राइटनेस लोगे या इंटेंसिटी लोगे, उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्या फिनोमिना, क्या बात कह रहा है? कह रहा है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और न्यू नोट से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यह बात मैं भी आपको बता चुका हूं। इज दिस क्लियर? ये सारे पॉइंट में लिखवाऊंगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट मैंने ये बात आपको बताई ही है, अभी आप देख लो, अभी यही बात हमने की थी। क्या बात की थी? कह रहा है अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हो गई, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? मैंने अभी बताया बच्चों, नहीं होगा। अगर उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है या थ्रेशोल्ड के इक्वल है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, टेक प्लेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। लेकिन अगर ज्यादा है, जैसे 12 के हिसाब से आ जाए उसकी फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे केस में काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि जस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाले,
उससे 10 जूल के आसपास ही एनर्जी मिले तो काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी बस, लेकिन होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या कंडीशन बताई, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन या इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। बच्चों ये सवाल बहुत पूछता है। और एक बात याद रखना भाई, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए तो वेवलेंथ कम चाहिएगी, तो हम कहेंगे वेवलेंथ विल बी लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। रीजन क्या है, हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए तो वेवलेंथ हमें कम चाहिए। सो अगर आपको वेवलेंथ की टर्म में पूछेगा तो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम चाहिएगी हमें। क्या ये बात क्लियर हुई? लिखेंगे अभी इसको आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड वही कह रहा है काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। कैसे करेगी वो मैं आपको बताऊंगा। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगी, वो अभी हमने निकाला है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 2, ये सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हुआ था ये हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था और इसकी एक्सप्लेनेशन दी आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने इन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जो भी हम चीजें देख रहे हैं, पार्टिकल नेचर को ये कैसे एक्सप्लेन करेगा, वो सारी चीजें ये आइंस्टीन ने एक्सप्लेन की थी। तो देखो क्वांटम थ्योरी के हिसाब से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्होंने एक्सप्लेन किया और वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है। कैसे एक्सप्लेन किया ये मैं सारा आगे बताऊंगा। ये अब वही बात बता रहा है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। वर्क फंक्शन मैंने बता दिया, जितनी मिनिमम एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देनी पड़ेगी, दैट विल बी द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। क्लियर है? हमारे पास ये हमने बताया, जो भी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है वो दो काम में आई, वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² कर दिया और वर्क फंक्शन को h न्यू नोट कर दिया। ऐसे करके काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, इसको आप लेफ्ट साइड ले जाओ। लेफ्ट साइड ले जाओगे तो अपने पास ये सारा रिलेशन आ जाएगा। एक आगे इन्होंने क्या किया है, आगे देखो, इन्होंने जस्ट एक चीज की है, यहां पर सिंपल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो न्यू नोट किसके इक्वल होगा, सी बाय लैम्डा नोट। आगे लिखेंगे उसके हिसाब से फिर लैम्डा की टर्म में ऐसे रिलेशन आ जाएगी। आगे क्या कह रहा है, ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मैंने बताया था बच्चों, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, ज्यादा फोटोन फॉल करेंगे। इंटेंसिटी ज्यादा तो ज्यादा फोटोन फॉल किए, ज्यादा फोटोन फॉल किए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले तो करंट ज्यादा आया। सो ग्रेटर द इंटेंसिटी ग्रेटर विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये सारी चीजों को इसने एक्सप्लेन किया। अब हम इसको एक बार लिखते हैं। नोट करना शुरू कीजिए। लिखना स्टार्ट कीजिए भाई। क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसने ऑब्जर्व किया, हर्ट्ज ऑब्जर्व द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और किसने एक्सप्लेन किया, आइंस्टीन explained the phenomenon of this photoelectric effect. Photoelectric effect किसके द्वारा, by using Planck's quantum theory.
बाय यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थियोरी। सो ये बात याद रखना भाई, एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था? एक्सपेरिमेंट हम कह सकते हैं हर्ट्ज ने परफॉर्म किया था, और एक्सप्लेन किया था इस फिनोमिना को आइंस्टाइन ने। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब हमारे पास आता है, इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। सो राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द phenomenon of ejection of electrons from the surface of metal when light of, हमेशा नहीं होगा, when light of suitable frequency fall on it. The phenomena of ejection of electron from the surface of metal when light of suitable frequency fall on it is known as photoelectric effect. क्लियर है? नोट करो। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं भाई। कैसा था अपने पास? एक तरीके से ये हमने नंबर ले लिया। क्लियर है? इधर की तरफ अगर हम करें सो इसको अब आगे हम यहाँ एमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, और फर्दर यहाँ बैटरी से अटैच कर देते हैं। ये बैटरी का बड़े वाला ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है भाई, और जो छोटे वाला है ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये हमारे पास क्या है? मेटल सरफेस, और ये क्या है? वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम बेसिकली इसलिए लिया है भाई, हमें पता है हो सकता है यहां जो क्या बोलते हैं गैस अगर हमने ली है उस गैस से ना इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हुआ था। तो हमें ये चेक करना है कि ये एक्चुअल में मेटल से ही निकले हैं, तो हम यहां वैक्यूम ले रहे हैं ताकि वो गैस इंटरफेयर ना करे। ये हमारे पास पॉजिटिव एनोड हो गया, या इसको डिटेक्टर बोल देंगे हम। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें किसको यहां पर स्ट्राइक करवाना पड़ेगा? एक तरीके से ये यहां फोटोन फॉल करवाया, ये लाइट के फोटोन। तो यहां से क्या इजेक्ट हो गए? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। सो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। सो ये इसका बेसिक एक तरीके से हम कह सकते हैं डायग्राम है। सो इसको बना लीजिए। बनाओ इसको। ठीक है, अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। मैथमेटिकल रिलेशन क्या आएगी? क्या बताया था मैंने? हम क्या कह सकते हैं, जो फोटोन की लाइट हुई है, फोटोन की जो एनर्जी है, सॉरी, जो फोटोन की एनर्जी है वो दो काम में आएगी। एक तो वर्क फंक्शन में, और दूसरा उसको काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देने में। लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी हम मैक्स बोलेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी। सो डब्ल्यू नोट किसके इक्वल बताया था मैंने? एच न्यू नोट कह देंगे। और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। एम इज द मास, वी इज द वेलोसिटी। और इसको क्या कर सकते हैं हम? न्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? सी बाय लैम्डा से। और न्यू नोट को किससे रिप्लेस कर देंगे? सी बाय लैम्डा नोट। तो ये हमारे पास एक और रिलेशन हो जाएगी, और साथ में ये हाफ एम वी स्क्वायर। सो ये इसकी भाई मैथमेटिकल रिलेशन है, इनको याद रखना, इसके ऊपर ही मेन क्वेश्चन पूछता है। सो ये रिलेशन दोनों की दोनों आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। उसके बाद यहां लिख लो ये न्यू क्या है। न्यू क्या है ये चीज ढंग से याद रखना प्रॉपर।
न्यू इज द फ्रीक्वेंसी किसकी, दो फ्रीक्वेंसी है, कंफ्यूज करेंगी। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन या लाइट जो फॉल की है उसकी फ्रीक्वेंसी है ये। न्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देन क्या है अपने पास, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो ये बातें याद रखना भाई, देखो आधी चीजें याद रखते हो तुम लोग, ध्यान से सुनना। ये न्यू और न्यू नोट कंफ्यूजन देगा। ये न्यू इंसिडेंट फोटोन से रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड है, और ये थ्रेशोल्ड है। ये इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। सो ये बात याद रखना। और लैम्डा नोट क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा नोट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये हो जाएगा। एम एंड वी और लिख लो। एम क्या है, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, पहले कर चुके हैं। वी इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स को यहां फोटो इलेक्ट्रॉन कह देंगे भाई। क्लियर है। सो ये यहां पर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी, इसको याद रखना। क्लियर है, नोट करो। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम ये डेफिनेशन लिख लेते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट। इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। क्या बताया, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, it is the minimum frequency of light needed to cause photoelectric effect, to cause photoelectric effect। ये बात याद रखना। सो ये अगर इससे क्या लिख सकते हैं यहां पर बात हम, फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर, फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर। अब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या चाहिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस पे सवाल पूछता है, इक्वल होगी तो भी चलेगा, ज्यादा होगी तो भी चलेगा, कम नहीं होनी चाहिए। या फिर वेवलेंथ की टर्म्स में क्या लिख देंगे, उल्टा लिखेंगे, लैम्डा शुड बी लेस देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट। सो वेवलेंथ की टर्म में उल्टा लिख देंगे। इसके बारे में इस पे स्टार लगा लो, पूछा जाता है। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सके, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो नोट करो इसको, नोट किया भाई। अब आगे लिखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, इसको डब्ल्यू नोट लिख देंगे। तो डब्ल्यू नोट थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन क्या है, ये मिनिमम एनर्जी की टर्म में लिख देंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी की टर्म में है, ये एनर्जी की टर्म में है। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिएगी। सो डब्ल्यू नोट किसके इक्वल होगा, एच न्यू नोट के इक्वल होगा। ये मैं बता चुका हूं। क्लियर है। सो इसको कैसे निकाल देंगे हम, अगर इसको वैसे निकालना है तो ऊपर जो रिलेशन दी थी उससे हम इसके बारे में निकाल लेंगे। क्लियर है भाई, कैसे, एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी
मैक्स। सो डब्ल्यू नॉट किसके इक्वल होगा? डब्ल्यू नॉट विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वेयर। सो उससे हम निकाल सकते हैं इसको। क्लियर है? सो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है। सो नोट करो इसको, करो भाई इसको नोट। नेक्स्ट इसके अंदर भाई दो ग्राफ आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिसके ऊपर सवाल पूछता ही पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, न्यू कर दिया मैंने, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन या लाइट। सो ये ग्राफ कैसा मिला भाई हमें? ग्राफ कुछ इस तरीके का मिला हमें, ये ऐसे मिला। क्यों ये मिला है इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। और एक यही काइनेटिक एनर्जी, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी अलोंग विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं लाइट की, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यहां फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का मिला, कुछ चेंज नहीं हो रहा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये कैसे एक्सप्लेन होंगे ग्राफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये ग्राफ कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, एक बार इसको नोट करो जल्दी से। देखो भाई, इनको एक्सप्लेन करता हूं, एक बार ये चीज समझ लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, ध्यान से सुनिए। अगर माना, इसको बनाओ मत, एक चीज समझो पहले। माना मैंने ये मेटल लिया, इस मेटल को निकालने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो चाहिए, माना वो 5 हर्ट्ज चाहिए, माना 5 हर्ट्ज माना फ्रीक्वेंसी चाहिए, और इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी यहां हमने क्या कर दी? 5 कर दी, तो वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, बिल्कुल निकाल देगा सर। इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने 6 रख दी, बिल्कुल निकाल देगा। 7 कर दी, बिल्कुल निकाल देगा। लेकिन अगर मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी 4.9 कर दी या उससे कम की, इंसिडेंट फोटोन की 4.8 की या 2 की, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा? तो हम कहेंगे नहीं निकाल पाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना शो नहीं कर सकता वो ऐसे केस में। लेकिन इन तीनों केस में वो शो कर सकता है। तो अब आप देखो, आपने फोटोन जो लाइट फॉल करवाई उसकी फ्रीक्वेंसी आपने ये रखी, 0 रखी, नहीं निकला। 1 रखी, नहीं निकला। 2 रखी, नहीं निकला। 3 निकली, नहीं निकला। 4 रखी, नहीं निकला। 5 रखी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। तो मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? एक तरीके से ये हम न्यू नोट कह देंगे, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद क्या होगा? एक्स्ट्रा जितनी भी आप फ्रीक्वेंसी दोगे, उसमें से जो 5 फ्रीक्वेंसी के हिसाब की एनर्जी है वो तो इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसीज को काइनेटिक एनर्जी देगी। तो देखो, आगे जितनी भी मैंने एक्स्ट्रा दी है, 6 दी है, 7 दिया है, वो सारा 5 तो यूज में आएगा एनर्जी को, इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक्स्ट्रा सारा इसको काइनेटिक एनर्जी देगा। तो देखो, आगे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो ना, तो काइनेटिक एनर्जी अब बढ़ना शुरू हो जाएगी उसी रेशियो में। रीजन क्या है इसका? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद एक्स्ट्रा जितनी भी फ्रीक्वेंसी आप दोगे, वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी देगी। इसीलिए ग्राफ ये निकला, इसीलिए ग्राफ ये हुआ काइनेटिक एनर्जी का, कि स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 तक, 5 से जस्ट कम तक इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? 0 आएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन निकल गया 5 पे, उसके बाद जितनी एक्स्ट्रा आप फ्रीक्वेंसी दोगे उतनी काइनेटिक एनर्जी उसको देगी। इसलिए ग्राफ ये ऐसा आया। क्लियर हुआ? अब बात आती है इस सेकंड ग्राफ के ऊपर क्या चीज आती है सर। अब इस सेकंड ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिए। सेकंड ग्राफ में मैंने क्या किया है, ध्यान से देखिए।
अगर इंटेंसिटी बढ़ानी है तो इंटेंसिटी का मतलब है उसकी एनर्जी नहीं बढ़ा रहा हूं मैं, उसकी फ्रीक्वेंसी हर एक की 5 ही रख रहा हूं या 6 रख रहा हूं, माना 6 रख लिया माना मैंने। तो पहले एक फोटोन 6 का फोल करवा रहा था मैं, जैसे ही मैंने इंटेंसिटी, एक फोटोन फोल करवाने से इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन माना निकला। अब मैंने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी। इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब है, 6 के मैंने 6 फ्रीक्वेंसी के मैंने माना ये 5-6 फोटोन 7 फोटोन ऐसे फोटोन फोल करा दिए। तो यहां मैंने क्या किया है, यहां मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी है, इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी है। अब आप खुद देखिए, इंटेंसिटी बढ़ने से उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं हो रहा है, सारे की फ्रीक्वेंसी मैंने 6 रखी है। सो आप खुद देखो, इंटेंसिटी बढ़ने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी, वो हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर यहां 6 के हिसाब से ये गिर रहा है तो 5 के हिसाब से ये निकालेगा, 1 के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी लाएगा। तो यहां पर 5 के हिसाब से ये निकालेगा और 1 के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी, 1 से काइनेटिक एनर्जी, 1 से काइनेटिक एनर्जी, 1 के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी आएगी। सो जो एक्स्ट्रा 1 वाली फ्रीक्वेंसी है वही उसको एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी दे रही है। तो हर जगह काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही रही। तो सर फर्क किस चीज का पड़ा, इंटेंसिटी बढ़ने से पहले सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, अब यहां जितने आपने फोटोन फोल करा दिए हैं उतने यहां इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 7 फोटोन फोल कराए तो 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो मतलब क्या कह सकते हैं सर, हम इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे? बिल्कुल, हम ये बात कहेंगे। हम सिंपल ये कहेंगे यहां पर कि एज इंटेंसिटी इंक्रीजेज, एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज, उससे क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। तो फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा। और क्या बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं तो यहां पर करंट भी ज्यादा आ जाएगा। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं यहां कि करंट ज्यादा आ जाएगा। सो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, ऑल्सो वी कैन से दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज। सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज। सो ये हो जाएगा भाई, इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा, बट क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ एक चीज चेंज कर सकती है, वो है फ्रीक्वेंसी। तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। सो ये बात याद रखना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। इसीलिए ये ग्राफ जो यहां ऑब्जर्व हुआ है ये हमें ऐसा हुआ है। इंटेंसिटी बढ़ने से क्या हुआ, इंटेंसिटी बढ़ने से 7 फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गए अपने पास, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हर एक की सेम आएगी। काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी को चेंज कराना है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को चेंज कराओ। सो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस बात को याद रखना। वापिस से देखो मैंने क्या बताई बात, काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी फ्रीक्वेंसी से। 5 फ्रीक्वेंसी तक, माना 5 फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड है उसकी, तो 5 तक तो काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं आएगी। 5 की ज्यादा जितनी एक्स्ट्रा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी किस यूज में आएगी, उसको दौड़ाने के लिए। लेकिन आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा फोटोन फोल कराएंगे और सबकी फ्रीक्वेंसी सेम रही है, तो सिर्फ एक के रिस्पेक्ट में ही सब काइनेटिक एनर्जी देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। यह फर्क है कि 7 फोटोन फोल करवाए, इंटेंसिटी बढ़ने से फोटोन ज्यादा फोल हुए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा, बट काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम। यह बात याद रखिएगा। क्या यह बात क्लियर हुई? इसके ऊपर बहुत बात पूछता है भाई, बहुत ज्यादा इसके बारे में पूछता है। क्या यह बात क्लियर हुई? सो नोट करो इसको मैं अब इरेज कर रहा हूं, ये ऊपर वाली चीज, इसको बाकी इसको रखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा तुम्हें रफ में इसको कर देना, इस सारी चीज को रफ फॉर्म में लिख लेना, बस इसको रफ फॉर्म में कर लेना ये, ताकि आपको समझाने के काम में आ जाए।
समझ को आप इसको, यहां पर इंटेंसिटी बड़ी है, यहां इंटेंसिटी कम है, तो इंटेंसिटी इससे हमारे पास एक्सप्लेन हो जाएगी इंटेंसिटी। और ये नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी वाले को एक्सप्लेन कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करेगी। सो नोट कीजिएगा बच्चों इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये ग्राफ, याद रखिए। सो इंटेंसिटी बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा बट काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। इस पे तो बहुत बार पूछता है सवाल। क्या ये बात क्लियर हुई? सो नोट करो। सो नोट किया भाई, इसको कर लीजिएगा नोट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, एक एक्स्ट्रा टॉपिक कराता हूं मैं। वो एक्स्ट्रा टॉपिक सिर्फ न्यूमेरिकल के अंदर एक टर्म यूज में आएगी, आप कई बार कोई अच्छा न्यूमेरिकल देखोगे तो, लेकिन कोई बहुत ज्यादा बार वो यूज में नहीं आएगी, इसलिए उसको मैं एक्स्ट्रा में मार्क करा रहा हूं। एक्स्ट्रा सिर्फ ये है कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस अगर कभी मिले तो उसको हम इससे सोल्व कर पाएंगे। एक टर्म आती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक्स्ट्रा में क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है भाई? डेफिनेशन से ही ये क्लियर है, देखो ध्यान से सुनो। माना कोई एक इलेक्ट्रॉन निकला, माना इस मेटल के ऊपर, मेटल को से इलेक्ट्रॉन निकालने में 10 जूल एनर्जी चाहिए, मैंने फोटोन फोल करवाया 12 जूल का, इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को लिया 12 जूल को, 10 निकालने के काम में आ गई, 2 काइनेटिक एनर्जी से वो दौड़ना शुरू कर गया, 2 काइनेटिक एनर्जी से वो भाग रहा है। तो मैं कितना पोटेंशियल अप्लाई करूं? अपोजिट पोटेंशियल लगा दो। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ दौड़ रहा है तो इसके अपोजिट पोटेंशियल लगा दो, ताकि इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो बन जाए, जीरो काइनेटिक एनर्जी कर दे। तो इसकी जीरो काइनेटिक एनर्जी करने के लिए जितना मुझे पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कितना पोटेंशियल होना चाहिए? उस पोटेंशियल में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उस पोटेंशियल की एनर्जी इस एनर्जी को अपोज कर पाए, मतलब उस पोटेंशियल की वैल्यू इसकी काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी वाले पोटेंशियल के बराबर होनी चाहिए। तो उस पोटेंशियल से एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल जनरेट होनी चाहिए। तो हम यहां पर क्या कह देंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? माना मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वीएस कर दिया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से एनर्जी कितनी आएगी? ईवी। कैसे बताया था मैंने? याद करो, अगर एक क्यू चार्ज है उसको वी पोटेंशियल में रखे तो एनर्जी कितनी आती है? काइनेटिक एनर्जी ईवी। तो क्यू चार्ज को रखे तो क्यू वी आती है, तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है तो एनर्जी आएगी ईवी। तो ये एनर्जी किसके इक्वल होगी? ये एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर हम निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ ईयर। सो ये वीएस क्या है हमारे पास? वीएस हम यहां पर कह सकते हैं, वीएस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। वीएस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो हम रट चुके हैं कितना है? एम। और स्मॉल वी क्या है? स्मॉल वी वेलोसिटी है भाई। स्मॉल वी और कैपिटल वी में फर्क देखना, स्मॉल वी इज ए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम सिंपल, मैंने क्या किया है, जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल है उससे एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर की है, क्योंकि अगर इस पोटेंशियल से जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगी तो वो उसको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर देगा और उसको रोक देगा। सो दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मेन तो ये रिलेशन है न्यूमेरिकल के लिए, वो लिखनी थी, तो लिखो इसकी डेफिनेशन। लिखो द मिनिमम पोटेंशियल applied by which velocity of ejected electron becomes zero is known as
स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो ये कोई बहुत ज्यादा जरूरी चीज नहीं है भाई, इसके ऊपर कम ही सवाल पूछता है, लेकिन ये ऊपर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था सर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाला। इस बात को रट लो, कुछ भी कर लो, इसके ऊपर बहुत सवाल पूछता है कि इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी उससे फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, बट काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। ये बात याद रखना, इसीलिए ग्राफ किया आया है, इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी वेरी नहीं की। काइनेटिक एनर्जी को चेंज कराना है तो किसको चेंज कराना पड़ेगा बच्चों? चेंज कराना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को, काइनेटिक एनर्जी चेंज करानी है तो। इज दिस क्लियर? सो नोट करो इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे भाई हम लोग, इसको नोट करो। एक दो क्वेश्चंस करते हैं, बाकी आप अपने लेवल पे ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चंस हो जाएंगे। नोट करो इसको। सो नोट कर लिया। अब आगे आता है भाई, हम एक न्यूमेरिकल से पहले एक बात एक्सप्लेन करता हूं। मैंने क्या बात बोली थी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कैसे वो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है, उस चीज को मैं थोड़ा सा बताता हूं तुम्हें। इधर देखिए, माना यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें 10 जूल एनर्जी चाहिए, 10 जूल वर्क फंक्शन है इस मेटल का। अगर इस मेटल का 10 जूल वर्क फंक्शन है तो अब आप खुद बताओ, मैंने फोटोन को फोल करवाया, वो फोटोन हमारे पास से 11 जूल का था, तो इसने इसको एक्सेप्ट किया और इलेक्ट्रॉन को निकाला और 1 जूल एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी दे दी। तो अब क्या हुआ, 9 जूल पे ये निकाल नहीं रहा है, 9.9 पे ये नहीं निकाल रहा है, 10 पे ये निकालने लग रहा है, 10 या उससे ज्यादा पे ये निकालने लग रहा है, लेकिन उससे कम पे नहीं निकाल रहा। रीजन क्या है? यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका पार्टिकल नेचर देखो, इसके साथ जब ये इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हर एक फोटोन ऐसे आ रहा है, हर एक पार्टिकल आ रहा है, हर एक पार्टिकल आके बोल रहा है। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? हर एक फोटोन की एनर्जी सेम होगी। तो अगर इस फोटोन की एनर्जी 9.9 है तो इसकी भी 9.9, इसकी भी 9.9। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वो देखा, भाई साहब मेरे को निकालने के लिए तो 10 जूल चाहिए, आपके पास तो 9.9 है, रिजेक्ट 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 रिजेक्ट। अदरवाइज अगर ये पार्टिकल नेचर नहीं होता तो यह क्या करता, ये इसको एक्सेप्ट करता रहता और धीरे धीरे ऐसे एक्यूमुलेट करके ऐसा करता कि हर लाइट से ये इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाता। लेकिन क्योंकि ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, हर एक पार्टिकल को देख रहा है भाई साहब ये काम का नहीं है, अगर काम का है तो उनको एक्सेप्ट करेगा, काम का नहीं है तो वो उनको छोड़ता जाएगा। तो इसीलिए जो पहले करंट नहीं आ रहा था, पहले काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रही थी, उसका रीजन क्या था? क्योंकि ये पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं जब इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो पार्टिकल की तरह बिहेव करने से हर एक के पास 9.9 जूल, निकालने के लिए चाहिए 10 जूल, हर एक को ये रिजेक्ट करता जाएगा और करंट ऑब्जर्व आपको होगा ही नहीं जब तक आप 10 जूल के बराबर ना कर दो। इसीलिए पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो सर लाइट का पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है? हम कहेंगे लाइट का ड्यूअल नेचर है, वेव नेचर पार्टिकल नेचर। तो सर कैसे है वेव नेचर? लाइट जब एक तरीके से हम कहेंगे प्रोपगेट करती है तो ये वेव की तरह प्रोपगेट करती है, और जब इंटरेक्ट करेगी किसी मैटर से तो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। सो हम कहेंगे लाइट व्हेन प्रोपगेट इट बिहेव वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक एंड व्हेन इट इंटरेक्ट विद मैटर इट बिहेव एज पार्टिकल, ऐसे कहेंगे हम। सो ये बात आप लिख लीजिएगा, इसको हम लिख लेते हैं। लिखो, एक्स्ट्रा पॉइंट की फॉर्म में ही इसको लिख लेना। क्या लिखोगे? एक्स्ट्रा पॉइंट ही, ड्यूअल नेचर तो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बता दिया था। एक्स्ट्रा पॉइंट में हम ये लिखेंगे कैसे बिहेव करती है। व्हेन द रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद मैटर, interacts with matter, it display
particle like properties, and when it propagates it displays wave-like properties. तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं? Hence light possess dual nature, ब्रैकेट में वेव एंड पार्टिकल नेचर। और इसमें पार्टिकल नेचर को कौन एक्सप्लेन करेगा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बाकी इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन दे विल एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ लाइट। क्लियर है? अब एक बात और सुनो भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, स्पेशल पॉइंट। इसको हम स्पेशल पॉइंट लिखेंगे, इसके बारे में बहुत पूछता है। देखिए, मैंने कहा हर एक मेटल की टेंडेंसी नहीं है, ध्यान से सुनिए। माना लाइट फॉल की 11 जूल की, और इस मेटल का वर्क फंक्शन है माना 8 जूल, और एक मेटल ऐसा है जिसका वर्क फंक्शन है 80 जूल। अब आप खुद बताओ, ये लाइट क्या करेगी? इस मेटल से तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी, क्योंकि एनर्जी उससे ज्यादा है, इससे नहीं निकाल पाएगी। तो मतलब ऐसा मेटल जिसका वर्क फंक्शन कम है, उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है जल्दी से। लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सर वर्क फंक्शन कब कम होगा? आप खुद सोचो। एटम है ये तो है, ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से ये बंधा हुआ है। अगर न्यूक्लियस से ये टाइटली हेल्ड हुआ तो ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, लाइक 80 जूल, मैं वैसे कह दूं। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे जो बंधा हुआ है वो बहुत वीक फोर्स से बंधा हुआ है, तो ये तुरंत निकल जाएगा। ऐसे केस में वर्क फंक्शन क्या होगा? कम होगा। सो पोटेशियम जो एल्कली मेटल है ना, उनके अंदर कम एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। कैसे निकल जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसीलिए जिसका वर्क फंक्शन कम है उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से ऑब्जर्व होगा, और वो होता है एल्कली मेटल का। तो ये सवाल आता है अभी, सो नोट कीजिएगा इस बात को। क्या कहेंगे कि भाई वर्क फंक्शन ऑफ मेटल शुड बी लो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर। सो लिखो, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या आप लिखो दूसरी फॉर्म में लिखो, मेटल्स हुज वर्क फंक्शन इज लो, metals whose work function is less show the phenomena of photoelectric effect easily, लाइक एल्कली मेटल्स, ब्रैकेट में लिखो लाइक एल्कली मेटल्स। और एल्कली मेटल्स में भी कौन कौन से? पोटेशियम, सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब सीजियम के अंदर सबसे लूजली हेल्ड है, तो ये सबसे अच्छा रहेगा, इससे इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकलता है। इसीलिए याद रखना, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होती है ना, उनके अंदर ना यूजुअली यही मेटल्स को यूज में लिया जाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनका वर्क फंक्शन कम है। सो ये सवाल पूछा जाता है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए वर्क फंक्शन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होना चाहिए, लाइक एल्कली मेटल। और एल्कली मेटल में भी कौन से? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम।
और सीजियम में तो सबसे ज्यादा लूजली हेल्ड होता है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? सो नोट कीजिए। क्या भाई? सो ये बात याद रखिए भाई, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में कौन से मेटल्स यूज में आएंगे, ये सवाल बहुत कॉमन है भाई। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में वो मेटल्स यूज में आएंगे जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, लाइक एल्कली मेटल, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम के अंदर सबसे बेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्योंकि इसमें सबसे लूजली हेल्ड है। प्रेफरेंस आए तो थोड़ा सीजियम को हम दे देंगे कि इसमें सबसे अच्छे से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। क्या ये बात क्लियर हुई? सो ये बात याद रखना। नोट किया? अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं भाई इससे रिलेटेड। लिखिएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल आता है भाई हमारे पास। फर्स्ट क्या है? लिखो, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल whose threshold frequency is 5.2 into 10 to power minus 14 सेकेंड इनवर्स। सोल्व करो जल्दी से, आसान ही है यार, जल्दी से ट्राई करो। क्या कह सकते हैं हम? वर्क फंक्शन का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? एच न्यू नोट। पोज करके तुम लोग ट्राई कर लो, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखो। वर्क फंक्शन का क्या फॉर्मूला है? एच न्यू नोट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसने बोल दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट कितना है? 5.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 14। एच प्लैंक्स कांस्टेंट मैंने बताया था कभी भी नहीं देगा वैल्यू, आपको रटनी है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। सर पूरी वैल्यू ले क्या ना, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए तुम इसको 6.6 ट्रीट कर लेना इंटू 10 टू पावर माइनस 34। सो सोल्व करेंगे तो ये 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 और न्यू नोट कितना है? 5.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 14। सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 3.44 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल। एसआई यूनिट हो जाएगी। ये हमारे पास वर्क फंक्शन आ जाएगा भाई। सिंपल है, सिंपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। इसका सॉल्यूशन तुम लोग पोज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और एक बात सुनो भाई, न्यूमेरिकल को पहले खुद ट्राई करना, चाहे गलत ही हो। नोटबुक जितनी ज्यादा गंदी होगी, नोटबुक में जितने ज्यादा कांटे लगे होंगे, उतना इजीली सिलेक्शन होगा, क्योंकि कांटे लगने का मतलब आपने ट्राई किया है, ट्राई किया हुआ है, तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन बहुत इजीली होगा। सो ऐसा नहीं है कि नोटबुक सजाने के चक्कर में ट्राई ना करो, हर क्वेश्चन को पहले ट्राई करो। अगर क्वेश्चन दिया गया है तो वो होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद अगर नहीं समझ में आए दोबारा ट्राई करो, नहीं आए फिर आप सॉल्यूशन देखो। सो कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted when a light of frequency 2 into 10 raised to power 16 hertz is irradiated का क्या मतलब है? उस पर फॉल कराई गई, ऐसे ट्रीट कर लो। ऑन ए मेटल सरफेस with threshold frequency nu naught equal to
8.68 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज ये दिया है भाई। सो ट्राई करो तुम पॉज करके और फिर इसका सॉल्यूशन देखो। स्टेटमेंट को पढ़ो, देखो क्या है। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पहले तो ये लिखो निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। और फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन ए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतने इज इरेडिएटेड, मतलब लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज इरेडिएटेड, मतलब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, न्यू है ये, न्यू कितना है 2 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज ऑन ए मेटल सरफेस विद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नोट कितना है 8.68 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज ये है। बाकी अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आएगी भाई, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, यहां से लिख सकते हैं एच न्यू माइनस न्यू नोट, थोड़ा सा आसान करने के लिए। एच की वैल्यू हमें पता है भाई कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻−34, आप इसको 6.6 लिख लेना। न्यू कितना है 2 इंटू 10⁻16, 2 इंटू 10⁻16 माइनस 8.68 इंटू 10⁻15। अब देखो भाई, अब आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर सकते हो। 2 इंटू 10⁻16 को आप लिख सकते हो 20 इंटू 10⁻15। सर ये क्यों किया, क्योंकि यहां 10⁻15 है, फिर काटने में आसानी होगी, तो मैं अब इसको चेंज कर रहा हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं 20 इंटू 10⁻15। अब क्या होगा 10⁻15 आपका एक तरीके से कॉमन ले लो, कॉमन लेके बाहर निकाल लो और बाकी इसको सोल्व करो। सोल्व करोगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 7.5 इंटू 10⁻−18 जूल। सो इसके न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सोल्व होंगे, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, तो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? और इसको 20 इंटू 10⁻15 क्यों किया, पावर सेम करने के लिए, ताकि कॉमन आ जाए। कॉमन आने के बाद फिर 20 में से 8.68 माइनस करना और फिर मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई भाई? सो नोट करो इसको फटाफट। सो इसको नोट कर लीजिएगा। एक और कंसेप्ट बताता हूं भाई, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछता है, ध्यान से सुनिएगा। वो क्या कंसेप्ट है, एक स्पेशल केस करा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। आप कई बार आप न्यूमेरिकल के अंदर एक चीज देखोगे, कहता है एक लेवल ये ए है, इस लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप हुआ और इस बी लेवल पे गया। जब बी लेवल पे गया तो इसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की उसके हिसाब से जो लैम्डा था वो लैम्डा 1 था। फिर बी से ये सी पे गया, माना सी पे जाने के बाद इसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की, ऊपर जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसके अगेंस्ट लैम्डा 2 था। उसके बाद ये सी लेवल से डायरेक्ट ए लेवल के ऊपर आ गया। तो जब ये सी से ए के लेवल के हिसाब से आएगा तो कोई ना कोई एनर्जी को एमिट करेगा, ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, नीचे आएगा तो एमिट करेगा। तो एमिट की एक, तो जो फोटोन एमिट किया उसके अगेंस्ट लैम्डा 3 आया। तो सवाल आता है इस लैम्डा 3, लैम्डा 1, लैम्डा 2 में क्या रिलेशन है, इस पे क्वेश्चन भी पूछता है। तो एक बात याद रखना भाई, जो एनर्जी का, जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होगी ना, उतनी ही एनर्जी को ये एमिट आउट करेगा। हमेशा याद रखना, एनर्जी कंजर्व रहेगी। जितनी एनर्जी टोटल ये एब्जॉर्ब करेगा यहां से यहां तक, ए से सी तक जाने में, उतनी एनर्जी को ये एमिट करेगा। तो हम क्या कहेंगे, जो एनर्जी हमारे पास ए से बी जाने में एनर्जी कितनी आई, माना एनर्जी आई E1, यहां की एनर्जी मैंने ले ली E1,
यहां की एनर्जी मैं कितनी ले लू, माना यहां की एनर्जी ले लूंगा मैं E2, तो E1 प्लस E2 किसके इक्वल होगा, E1 प्लस E2 विल बी इक्वल टू दिस E3। यहां के अगेंस्ट एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये टोटल हम इसको कह देंगे E3, या यहां लिख लो ये वाली एनर्जी हमारे पास E3 हो जाएगी। तो याद रखना ये एनर्जी है ना बिल्कुल सेम रहेगी, जितनी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा उतनी को वो एमिट करेगा, अगर सेम लेवल पे जंप हो रहा है तो। E1 प्लस E2 हम किसके इक्वल कह देंगे, E3 के इक्वल कह देंगे। क्लियर है? सो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E3, और इसके आगे डेल्टा लगा लेते हैं। डेल्टा का मतलब ये एब्जॉर्ब की है या रिलीज की है चेंज, तो ये हमने यहां डेल्टा E1, डेल्टा E2 एंड डेल्टा E3 कर दिया। तो ये किसके इक्वल आएगा, अब एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी हमें पता है किसके इक्वल होती है, hc बाय लैम्डा। अरे होती है ना, E किसके इक्वल है, E इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर hc बाय लैम्डा, बिकॉज न्यू किसके इक्वल होता है, c बाय लैम्डा। बोला था ना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा उसी का यूज है। तो फर्स्ट के अगेंस्ट hc बाय लैम्डा 1 होगा, सेकंड के अगेंस्ट hc बाय लैम्डा 2 होगा, और थर्ड के अगेंस्ट hc बाय लैम्डा 3 होगा। और अगर आपको यहां पर ये डेल्टा नहीं रखना है, तो अगर कंफ्यूजन आ रहा है इस डेल्टा से, तो इसको बेसिक से हटा दो। लेकिन डेल्टा थोड़ा मैं परफेक्ट लिखवा रहा था कि ये इस चीज को इंडिकेट करेगा कि ये एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है या रिलीज की है, बट आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो E1 E2 E3 क्या है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिलीज की है। सो E1 किसके इक्वल होगा, hc बाय लैम्डा 2, E2 hc बाय लैम्डा 3, E3 hc बाय E2 hc बाय लैम्डा 2, E3 hc बाय लैम्डा 3। अब आप hc काट दो क्योंकि कांस्टेंट है, तो काट दो, ये हमने काट दिया। तो क्या कहेंगे, 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 3। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसी रिलेशन को पूछता है, और इसको आगे फर्दर सोल्व कर दो। तो या तो इस रिलेशन को रट लेना फिर यहां, या फिर इसको आगे फर्दर हम सोल्व कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे लैम्डा 1 लैम्डा 2 आप एलसीएम ले लो, तो यहां आ जाएगा लैम्डा 2 और यहां आ जाएगा लैम्डा 1, और ये 1 बाय लैम्डा 3। सो लैम्डा 3 किसके इक्वल होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। सो ये रिलेशन है भाई, कब है, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एक लेवल से, अगर इनिशियल और फाइनल लेवल, मतलब एक तरीके से हम ये कहें, अगर इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा जंपिंग लेके ऊपर पहुंचे और उसके बाद उसी प्रीवियस लेवल पे आ जाए, तो एनर्जी जितनी एब्जॉर्ब की है उतनी एनर्जी एमिट करेगा। उसके हिसाब से लैम्डा की रिलेशन निकाल देंगे, और लैम्डा की रिलेशन क्या आएगी, लैम्डा 3 इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई बार मैंने देखा ये पूछा गया है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछता है, डायरेक्ट ये रिलेशन भी पूछता है। सो क्लियर है, इसको नोट कीजिए। ये था भाई हमारा सारा सब कुछ, यहां तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, और कुछ न्यूमेरिकल किए, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स देखे हमने। नेक्स्ट आगे हम स्टार्ट करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल, उसके अंदर इन चीजों का थोड़ा सा यूज आएगा, इसलिए सारी चीजें यहां कराई गई है। मैंने बताया था डेवलपमेंट फॉर बोहर मॉडल। सो आगे हम बोहर मॉडल से कंटिन्यू करेंगे। सो क्लियर है भाई, सो इसको नोट कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच। क्लियर है, थैंक यू।